नमस्कार साथियों, मैं विनोद कश्यप स्वागत करता हूं आपका चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम और हमारी टीम जो है चाणक्य क्लासेस की, वो आप लोगों को गत वर्ष के अंदर आए हुए पेपरों में जितने भी क्वेश्चन हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उनको क्या कर रही है, सोल्व करवा रही है। और उन्हीं पेपरों के अंदर मैं आपको करवाता हूँ सोल्व इतिहास के प्रश्न। जैसा कि इससे पहले मैं 3 पेपरों के क्वेश्चन क्या कर चुका हूँ, सोल्व करवा चुका हूँ। और ये हमारा, आप देख रहे होंगे, ये क्लास हमारी कौन सी है, 4th है। और उस क्लास 4th के अंदर आज हम जिस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं वो वरिष्ठ अध्यापक 2022 के अंदर जो पेपर होना था, जो वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी का पेपर 29 जनवरी 2023 को हुआ। और ये हम कर रहे हैं ग्रुप बी का पेपर सोल्व। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब इसके अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक 2022 ग्रुप बी जिसका पेपर जो था वो दिनांक 29 जनवरी 2023 को हुआ, उसमें कुल क्वेश्चन जो थे वो कितने थे दोस्तों, 100। कुल क्वेश्चन 100 थे और उन 100 क्वेश्चनों के अंदर से इतिहास के क्वेश्चन कितने आए हैं, 13। तो यहाँ से ये भी पता लगता है कि इतिहास का वेटेज जो है वो अपने आप के अंदर इन परीक्षाओं में क्या रहता है, अच्छा खासा रहता है। तो उन क्वेश्चनों को भी आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देर नहीं करते और एक एक करके एक एक क्वेश्चन का क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले, कितनी अजीब बात है कि इससे पहले के 3 पेपरों में हमने जो पेपर किए हैं उन पेपरों में इतिहास के क्वेश्चन अंत में आया करते थे। हालांकि यहाँ भी अंत में आए हैं, लेकिन ये पेपर की शुरुआत जो है वो कौन से क्वेश्चन से हुई है, इतिहास के प्रश्न से हुई है। और उसके अंदर पहला क्वेश्चन था कि मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पूछता नहीं है। अगर हम बात करें एकीकरण के अंदर तो बड़ा साधारण सा राज प्रमुख, उपराज प्रमुख या प्रधानमंत्री या उसकी डेट या चरण का नाम पूछता है, लेकिन ये काफ़ी डीप क्वेश्चन माना जा सकता है। तो चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। उसने कहा है मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में, सबसे पहली बात करेंगे यदि हम मत्स्य संघ की दोस्तों, तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि मत्स्य संघ राजस्थान का प्रथम चरण था। ध्यान रखिएगा, जब हम राजस्थान का एकीकरण करते हैं तो उस दौरान हम राजस्थान के एकीकरण के अंदर कुल 7 चरण बनाते हैं। और उन 7 चरणों के अंदर पहला चरण जो था वो किसके नाम से जाना जाता था, मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता था। और मत्स्य संघ का निर्माण जो है वो करने के बाद, अगर हम बात करें मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ, तो 18 मार्च 1800 कब हुआ, 48 को हुआ। यहाँ 17 मार्च 1948 भी दे देता है, जो विधानसभा के पोर्टल पर क्या है, दी गई है। दोनों डेटे ही क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। 18 मार्च 1948 को जो पहला चरण हुआ था, तो इस चरण के अंतर्गत 4 रियासतें विलय की गई थी, जिन 4 रियासतों का नाम था A+B+C+D। ए से बना अलवर, बी से बना भरतपुर, ठीक है दोस्तों, और सी से बना करौली, और डी से बना धौलपुर। इसका मतलब पहले चरण के अंदर इन 4 रियासतों का विलय किया गया। और साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों, एक ठिकाना विलय किया गया था, और वो ठिकाना कौन सा था, नीमराणा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठिकाना कौन सा था, नीमराणा। इस तरह इन सबको विलय कर एक चरण बनाया गया था, जिस चरण को नाम दिया गया था मत्स्य संघ। अब ये कहता है कि जब ये मत्स्य संघ बन गया, और बनने के बाद मत्स्य संघ के लिए ये कहा गया कि ये अभी राजस्थान के अंदर विलय नहीं हो रहा, बल्कि इस चरण के लिए कहा गया कि इसको भविष्य में भाषाई आधार पर यूपी में मिलाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप बड़ा ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज़ चेक करोगे कि राजस्थान के बाकी 6 के 6 चरणों में राजस्थान शब्द आता है, लेकिन राजस्थान के पहले चरण के अंदर जिसका नाम मत्स्य संघ है, इसमें राजस्थान नाम नहीं आता है। इसका रीज़न यही है क्योंकि ये चरण जिस समय बनाया गया था उसका कंप्लीटली पता नहीं था कि वो राजस्थान में रहेगा या भविष्य के अंदर भाषाई आधार पर कहाँ मिला दिया जाएगा, यूपी में मिला दिया जाएगा। अब जब ये चरण बना दिया गया तो बनाने के बाद इस चरण की एक राजधानी बनाई गई, और वो राजधानी थी अलवर। अब जब कोई चरण बनता है, कोई संघ बनता है, कोई राज्य बनता है, तो नो डाउट उस राज्य का अपना एक मंत्रिमंडल होता है। और मंत्रिमंडल के अंदर याद रखिएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पद है जो है राज प्रमुख का, एक इंपॉर्टेंट पद है महाराज प्रमुख का, और उपराज प्रमुख का, और एक इंपॉर्टेंट पद है प्रधानमंत्री का। लेकिन इसके साथ साथ उस पूरे के पूरे प्रांत को चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल की भी क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। यहाँ अगर हम प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण के अंदर राज प्रमुख का जो पद था, राज प्रमुख का पद जो है वो धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को दिया गया था। और उपराज प्रमुख का पद जो है वो भी याद रखिएगा कि किसको प्रदान किया गया था, यहाँ पर करौली के शासक हुआ करते थे गणेश पाल वासुदेव, उनको प्रदान किया गया था। तो ये 2 पद तो क्या है, वहाँ पर राज प्रमुख और उपराज प्रमुख के रूप में दे दिए गए थे। फिर बात आती है प्रधानमंत्री के पद की, तो प्रधानमंत्री का पद पहले चरण के अंदर याद रखिएगा शोभालाल
को दिया गया था, शोभालाल गुप्त को दिया गया था। लेकिन यहाँ पर मंत्रिमंडल की बात कर रहा है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हटके हो जाता है। और मंत्रिमंडल का मतलब ये है कि हर रियासत से फिर क्या करना, एक एक व्यक्ति को क्या करना उसके अंदर मंत्रिमंडल में शामिल है करना। तो इसका मतलब मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होंगे? सबसे पहली बात तो 4 रियासतें विलय हुई हैं, तो मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होंगे? 4 मंत्री होंगे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करें तो ये 4 मंत्री हमें दे रखे हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। इसका मतलब 3 मंत्री जो हैं वो क्या हैं, ठीक है ना, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल के अंदर शामिल थे। तो मैं एक एक करके इनके बारे में थोड़ा बताता हूं। सबसे पहले हम बात करें युगल किशोर चतुर्वेदी की, तो युगल किशोर चतुर्वेदी जो है उनको जुगल किशोर चतुर्वेदी भी बोला जाता है। और इनका दूसरा नाम है, इन्हें राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कह दीजिए, या इन्हें क्या है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू कह दीजिए। अब जुगल किशोर चतुर्वेदी या युगल किशोर चतुर्वेदी जो है वो याद रखिएगा किस रियासत से रिलेटेड थे? भरतपुर रियासत से रिलेटेड थे दोस्तों। फिर आता है चिरंजी लाल शर्मा। चिरंजी लाल शर्मा का संबंध जो है वो किस रियासत से था? करौली रियासत से था। और उसके बाद आता है भोलानाथ। भोलानाथ का मतलब है मास्टर भोलानाथ, और मास्टर भोलानाथ का संबंध जो था वो किस रियासत से था? अलवर से था। अर्थात ये तीनों के तीनों व्यक्ति जो है मंत्रिमंडल में शामिल थे। और इसका मतलब ये रहा कि अब चौथे नंबर पर जो हमारा व्यक्ति पड़ा है, कौन है? प्रेम नारायण माथुर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है? प्रेम नारायण माथुर है, जो कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। तो यहाँ सवाल उठता है कि अगर ये मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे तो फिर चौथा व्यक्ति कौन था जो मंत्रिमंडल में शामिल था? तो आप चेक कीजिए दोस्तों, भरतपुर से हमने ले लिया, करौली से हमने ले लिया, अलवर से हमने ले लिया। इसका मतलब साफ है कि हम एक जगह का व्यक्ति भूल चुके हैं, और वो कहाँ का है? धौलपुर का। तो याद रखिएगा मंत्रिमंडल के अंदर धौलपुर के कौन से व्यक्ति शामिल थे? डॉक्टर मंगल सिंह जो थे उनको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा ये 4 लोग मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल थे। बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक किसी परीक्षा में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपको अभी अध्ययन में थोड़ा और गहराई में क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों दोबारा देखिए कि यहाँ मत्स्य संघ के कुछ मंत्रियों के नाम दिए गए थे। उन मंत्रियों में ये पूछा गया था कि कौन सा इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा प्रेम नारायण माथुर जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर डॉक्टर मंगल सिंह हुआ करते थे, जो कहाँ से हुआ करते थे? धौलपुर से हुआ करते थे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो है नंबर 4 है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा किससे रिलेटेड? ठीक है ना, किसान आंदोलनों से रिलेटेड। वो कहता है कि कुद्दण की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? सबसे पहले तो क्या करते हैं, अपने इसका आंसर लेते हैं कि कुद्दण गांव की घटना जो है वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर है सीकर। याद रखिएगा सीकर के अंतर्गत, सीकर के जो किसान आंदोलन हुए थे उस दौरान कुद्दण नामक एक गांव के अंदर क्या थी? एक घटना घटित हुई थी। उसी घटना को हम किसके नाम से जानते हैं? कुद्दण हत्याकांड या कुद्दण घटना के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस कुद्दण हत्याकांड के बारे में, या कुद्दण गांव हत्याकांड के बारे में। ये क्या है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुद्दण गांव हत्याकांड, और कुद्दण गांव हत्याकांड हुआ अप्रैल 1935 के अंदर। दोस्तों ध्यान रखिएगा कब हुआ ये? ठीक है ना, अप्रैल 1935 के अंदर। अब बात करेंगे अप्रैल 1935 के अंदर जो ये कुद्दण गांव हत्याकांड है ये हुआ क्या था? उस समय ये कुद्दण गांव जो था वो किस क्षेत्र का हिस्सा था? सीकर का, सीकर के अंतर्गत आता था। और सीकर जिले की पूरी ड्यूटी जो थी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सीकर के क्षेत्र के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया हुआ था, और वो सीकर का प्रशासनिक अधिकारी था कैप्टन वेब। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या था? कैप्टन वेब। कैप्टन वेब को प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया था। लेकिन यहाँ होता क्या है? होता यह है कि कैप्टन वेब एक बार जब प्रशासन को ढंग से संभाल नहीं पाते हैं तो उन्हें इस बात को लेकर गुस्सा आता है, और इसी गुस्से के अंदर वो नज़दीक में ही एक गांव होता है, जो गांव कौन सा होता है? कुद्दण गांव। और इस कुद्दण गांव के अंदर अपने सैनिकों को साथ ले जाकर यहाँ पर वो क्या करते हैं? लूटपाट करते हैं, घरों में आग लगा देते हैं और लोगों के साथ मारपीट करते हैं। और इस दौरान 2 किसान जो हैं वो मारे भी जाते हैं, जिसमें एक किसान होता है चेतराम और एक किसान होता है टीकूराम, और अन्य कई किसान जो हैं लगभग जिनकी संख्या 30 से 50 के करीब बताई जाती है, बुरी तरह घायल हो जाते हैं। तो ये 2 किसान तो कुद्दण गांव आंदोलन के अंदर या कुद्दण गांव के अंदर किए गए जुल्म के अंदर जो कैप्टन वेब ने किए थे, अत्याचार किए थे, उनमें मारे जाते हैं। अब ये घटना जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि इस घटना के बारे में ब्रिटेन की संसद को पता लगता है,
और ब्रिटेन की संसद के अंदर एक क्या है, हाउस है जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। तो हाउस ऑफ कॉमन के अंदर ब्रिटेन की संसद के अंदर याद रखिएगा इसी कुद्दण गांव हत्याकांड की चर्चा की जाती है और वहां ये बताया जाता है कि किस तरह कैप्टन वेब ने वहां के लोगों पर अत्याचार किया और किस तरह वहां पर लोगों को क्या किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये जो घटना है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुद्दण गांव का संबंध सीकर से है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये घटना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये कहा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था या ऐसा कौन सा हत्याकांड था जिसके बारे में या जिसकी चर्चा जो है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई थी। तो याद रखिएगा वो कौन सा हत्याकांड था या कौन सा आंदोलन था, कुद्दण गांव हत्याकांड था जिसकी चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई थी। तो आशा करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल से आपको ये क्या है, आप क्या है इस उत्तर को बड़ा आसानी से क्या कर पाए हो, समझ पाए हो। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आहड़ को किस संस्कृति का मुख्य केंद्र माना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इससे पहले के पेपरों में भी आपको एक चीज बताई थी कि सभ्यताओं में वो केवल 5 सभ्यताओं को लेकर ही लगभग क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है और डीप चला जाता है। और ये एक डीप क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर हम आहड़ के बारे में पढ़ते हैं तो आहड़ सभ्यता के बारे में केवल ये पढ़ते हैं कि उसके उपनाम क्या है या फिर ये कौन सी सभ्यता है, तो हम बोल देते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता है। आहड़ जो है वो किस नदी के किनारे पर मिली है, तो हम बोल देते हैं आयड़ नदी के किनारे पर मिली है, ठीक है ना। आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसने किया? 1953 में सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास ने किया। ये नॉर्मल क्वेश्चन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं और पेपरों के अंदर आए भी हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल कह रहा है कि आहड़ को किस संस्कृति का मुख्य केंद्र माना जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन है तांबे के मृद भांड, दूसरा है चांदी के मृद भांड, तीसरा जो है वो क्या है लाल काले मृद भांड और चौथा जो है काले मृद भांड। तो मैं आपको दोस्तों इन मृद भांडों की पूरी ठीक है ना डिटेल देता हूं और आप इसे नोट भी कर लीजिएगा ताकि भविष्य में अगर किसी और सभ्यता से इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छी तरह क्या है मतलब है ना उसका उत्तर दे पाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो हम बात करते हैं गणेश्वर की। दोस्तों गणेश्वर भी ताम्रयुगीन सभ्यता है और इस गणेश्वर की सभ्यता के बारे में हम पढ़े तो याद रखिएगा हमें गणेश्वर से 6 प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा 6 प्रकार के हमें क्या प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर से 6 प्रकार के मृद भांड क्या हुए हैं, हमें प्राप्त हुए हैं। और इन 6 प्रकार के मृद भांडों की मुख्य बात क्या है कि ये मृद भांड जो हैं काले व नीले हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये मृद भांड जो है जो 6 प्रकार के हमें प्राप्त हुए हैं, ये मृद भांड जो हैं वो क्या है दोस्तों, काले और क्या है दोस्तों, नीले, काले व नीले। काले व नीले मृद भांड जो है वो हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर सभ्यता से क्या है प्राप्त हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज। फिर हम दूसरे नंबर पर यदि बात करें कि हमारे पास कौन सी सभ्यता है तो हम आहड़ को ही ले लेते हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में यदि बात करें तो आहड़ सभ्यता के अंदर हमें कौन से मृद भांड प्राप्त होते हैं, आहड़ सभ्यता में हमें प्राप्त होते हैं लाल और काले मृद भांड। लाल और कौन से मृद भांड दोस्तों, लाल और काले मृद भांड। अब आप एक चीज देखिए कि आपको उत्तर तो यही मिल गया होगा कि आहड़ संस्कृति या आहड़ सभ्यता स्थल को किस संस्कृति का मुख्य केंद्र माना जाता है, तो इसका उत्तर क्या आ जाता है, लाल काले मृद भांडों की संस्कृति का केंद्र माना जाता है। लेकिन अभी रुकिए दोस्तों, अभी मैं आपको अभी और डिटेल देता हूं और एक और सभ्यता के बारे में बताता हूं जिसके मृद भांड भी इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में भी पूछा जा सकता है, और वो सभ्यता है कालीबंगा। दोस्तों याद रखिएगा कालीबंगा जो है, कालीबंगा सभ्यता के अंदर हमें किस प्रकार के मृद भांड मिले, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा के सभ्यता के अंदर जो बर्तनों का रंग है दोस्तों, बर्तनों का रंग, ठीक है ना, याद रखिएगा बर्तनों का रंग जो है वो अपने आप में अधिकांशतः बर्तनों का रंग जो है वो क्या है, लाल है, ठीक है ना। बर्तनों का रंग जो है वो क्या है, लाल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बर्तनों का रंग लाल है। और सबसे बड़ी बात, इन लाल रंग के बर्तनों के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है और उस बर्तन के ऊपर लाल रंग पर काले रंग की और याद रखिएगा सलेटी रंग की लाइनें हैं। ध्यान रखिएगा जिस तरह मान लीजिए कोई बर्तन है ये, ठीक है ना, ये कोई क्या है, लोटा है, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई मटका है या लोटा है, और इसके ऊपर क्या है कि अब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो काली, ठीक है ना, और साथ ही साथ काली, तो क्या है कि यहाँ पर जैसे कुछ लाइनें जो हैं इस प्रकार काली लगी हुई हैं, इस प्रकार की कुछ लाइनें काली लगी हुई हैं, या बीच में इस प्रकार की कुछ क्या है काली लाइनें लगी हुई हैं, और साथ ही साथ आपको सफ़ेद लाइनें भी क्या होती हैं इन बर्तनों के अंदर दिखाई देती हैं। इस प्रकार के बर्तन जो हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसका क्वेश्चन यूँ भी निकल कर आ सकता है कि आप एक चीज़ देखिए, मृद भांड,
मृद का मतलब क्या होता है, मिट्टी, और भांड का मतलब होता क्या है, बर्तन, अर्थात मिट्टी से बने बर्तन। तो दोस्तों एक चीज देखो, उन्होंने पहला ऑप्शन जो दिया है अपने को, उस ऑप्शन को अगर हम गौर से देखें तो पहला ऑप्शन हमें क्या कहता है, तांबे के मृद भांड। दोस्तों अगर तांबा धातु है, ये आप जानते हो, तो तांबे के कभी भी मिट्टी के क्या नहीं बनेंगे, बर्तन है, बनेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सीधा ही बार हो गया कि मिट्टी के बर्तन मिट्टी के होते हैं, तांबे के नहीं हो सकते हैं, अर्थात इसका मतलब ये ऑप्शन सीधा बार है। दूसरी बात, सेम कहानी, चांदी के मृद भांड। अब चांदी से अगर बना हुआ कोई बर्तन होगा तो वो मृद भांड नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब ये भी अगर देखा जाए तो ऑप्शन से सीधा क्या हो गया, कि ना अलग हो गया। अब रहा काले मृद भांड, तो नो डाउट मैंने अभी आपको इस चीज का उत्तर दिया है कि काले मृद भांड जो है वो किस सभ्यता से रिलेटेड है, कालीबंगा से रिलेटेड है, क्योंकि बर्तनों का रंग जो है वो लाल है, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, सॉरी, कालीबंगा का लाल है, बर्तनों का रंग जो है वो क्या है, लाल है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि केवल काले, तो केवल काले जो है वो हमें कहीं से प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन का उत्तर जो है बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है कि लाल और काले मृद भांड, जो कि हम बात कर रहे हैं, लाल और काले मृद भांड जो है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, आहड़ सभ्यता से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर वही सभ्यताओं से रिलेटेड, और मैंने आपको बताया था मेरे द्वारा दी गई 5 सभ्यताओं के अंदर से ही फिर वही सभ्यता का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसके अंतर्गत बैराट। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, बैराट सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी डिटेल लेते हैं कि बैराट सभ्यता में हमें इस जो शिलालेख हैं कैसे प्राप्त हुए हैं। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा दोस्तों, बैराट सभ्यता 3 पहाड़ियों पर विकसित सभ्यता है, 3 डूंगरियों पर विकसित है, जिसमें एक डूंगरी आती है बीजक की डूंगरी, ध्यान रखिएगा, और दूसरी डूंगरी आती है भीम की डूंगरी, और तीसरी जो डूंगरी आती है महादेव डूंगरी, जिसको आप गणेश डूंगरी के नाम से भी क्या कर लेते हो, बोल लेते हो। इन 3 डूंगरियों पर विकसित इस सभ्यता के अंदर, ठीक है ना, इस सभ्यता क्षेत्र के अंदर सबसे पहले बैराट के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम है बीजक, और इस बीजक नामक पहाड़ी पर सबसे पहले 1837 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी केवल घूमने के लिए गया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और वो अंग्रेज अधिकारी जो घूमने के लिए गया था उसका नाम था कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट बीजक की पहाड़ी पर घूमने के लिए गया, तो उसी बीजक की पहाड़ी पर कैप्टन बर्ट को वहां पर एक जो है अभिलेख प्राप्त हुआ, जो पाषाण से, ठीक है ना, पाषाण प्रस्तर पर लिखा हुआ था, अर्थात एक बड़े से पत्थर पर लिखा हुआ था, और क्या था, वो लगा हुआ था। तो कहा जाता है कि उसने आकर उस शिलालेख के बारे में, ठीक है ना, आकर अधिकारियों को बताया, अंग्रेजी सरकार को बताया, और फिर उसके बाद अंग्रेजी सरकार के अधिकारियों ने इस शिलालेख को यहाँ से उखाड़ा, और 1840 के अंदर ये शिलालेख वो यहाँ से उखाड़ कर लेकर चले गए, कहाँ, कलकत्ता। और कलकत्ता के अंदर उन्होंने, कलकत्ता में एक म्यूजियम बना हुआ है जिसका नाम है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है ना, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कलकत्ता के अंदर है, उस म्यूजियम के अंदर इस शिलालेख को क्या कर दिया, रख दिया। बाद में जब इस शिलालेख के बारे में जानकारी ली गई, इसे पढ़ा गया, तो ये पाया गया कि कैप्टन बर्ट को जो शिलालेख प्राप्त हुआ था, उसी शिलालेख को आज वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है, भाब्रू का शिलालेख के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इस भाब्रू के शिलालेख की लिपि जो है दोस्तों, याद रखिएगा, भाब्रू के शिलालेख की लिपि जो है वो क्या है दोस्तों, वो ब्राह्मी लिपि है। भाब्रू के शिलालेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। और वैसे भी आप जानते हो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस शासक की, अशोक की, और अशोक ने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जिस लिपि के अंदर अभिलेख लिखवाए हैं वो लिपि कौन सी है, ब्राह्मी ही है। इसीलिए इस भाब्रू के शिलालेख की लिपि भी क्या है दोस्तों, ब्राह्मी है। अब ब्राह्मी लिपि के अंदर ये जो शिलालेख मिला, इस शिलालेख में था क्या, इस शिलालेख से ही हमें अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने की क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात पुख्ता सबूत मिलता है कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और सबसे बड़ी बात, इसी शिलालेख के अंदर याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हमें लिखे हुए मिलते हैं, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ, ये शब्द हमने यहाँ लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। ये बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, जो इसी शिलालेख के ऊपर लिखा हुआ मिला था। और साथ ही साथ इस शिलालेख के अंदर अशोक को मगधाधिराज के नाम से क्या किया गया, पुकारा गया है। मगधाधिराज मतलब मगध का शासक या मगध का राजा, ध्यान रखिएगा। और इस शिलालेख की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इस शिलालेख में सम्राट अशोक ने गो हत्या पर क्या किया है, प्रतिबंध
लगाया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला निम्न में से कौन सा शिलालेख है जो अशोक के द्वारा लगवाया गया था। तो याद रखिएगा भाब्रू का शिलालेख है जो कैप्टन बर्ड को 1837 के अंदर बीजक की पहाड़ी पर मिला था, जो अशोक के काल का अभिलेख है। तो दोस्तों ये तो एक अभिलेख है जो हमें अशोक का मिला और जो हमें किस पहाड़ी पर मिला, बीजक पर। लेकिन आप गौर से इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान दीजिए, उसने कहा है 2 शिलालेख पाए जाते हैं। इसका मतलब हमें दूसरे शिलालेख के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेनी है। तो दूसरे शिलालेख के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि दूसरा शिलालेख जो है वो हमें किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ है, भीम की डूंगरी से प्राप्त हुआ है। भीम की डूंगरी का जो अभिलेख है ये कैसे प्राप्त हुआ, तो ये थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। भीम की डूंगरी पर सन 1871 के अंदर याद रखिएगा दोस्तों एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कार्लाइल। 1871 के अंदर भीम की डूंगरी पर यह सर्वेक्षण करने के लिए आया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जब ये सर्वेक्षण करने के लिए आया 1871 के अंदर, तो ये भी याद रखिएगा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अगर क्वेश्चन ये आए कि बताइए राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण करने वाला वो अधिकारी कौन था, तो सर्वप्रथम राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति कौन था, कार्लाइल था। कार्लाइल को ही सबसे पहले राजस्थान के अंदर पुरातात्विक, ठीक है ना, अन्वेक्षण या सर्वेक्षण करने का जनक माना जाता है। अब ये कार्लाइल भीम की डूंगरी पर गया तो इस कार्लाइल को भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जो अभिलेख भी याद रखिएगा अशोक के काल का था। इसीलिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से हमें 2 अशोककालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं या अशोक के काल के क्या हुए अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा वो कौन सी सभ्यता है, बैराट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप समझ गए होंगे क्या है, बैराट है। बैराट बहुत बड़ी सभ्यता है दोस्तों, इसके बारे में बहुत से फैक्ट हैं, लेकिन मैं सारे फैक्ट तो क्या बताऊं, जैसे जैसे वो क्वेश्चन आ रहे हैं उन फैक्टों के आधार पर उनसे रिलेटेड आसपास की जानकारियां जो है वो मैं आपको वैसे वैसे देता जा रहा हूं। लेकिन थोड़ा ये जरूर याद रखिएगा बैराट बाणगंगा नदी के किनारे पर है और इसकी खोज 1936 के अंदर राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं 92 नंबर का। और 92 नंबर का जो क्वेश्चन है, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार राजवंश से। किस राजवंश से, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से। और गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में बात करता हुआ वो कहता है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली जो है वो किस शासक से क्या होती है, प्रारंभ होती है। तो मैं सबसे पहले आपको एक अभिलेख के बारे में बताऊंगा जिस अभिलेख का नाम क्या है, घटियाला का शिलालेख, जो कि 837 ईस्वी व 800, ठीक है ना, 61 ईस्वी 861 ईस्वी का है। ठीक है ना, 2 अभिलेख हैं ये घटियाला के, 837 और 861। अब इन घटियाला के शिलालेख को पढ़ते हैं जो कि फलोदी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा फलोदी से प्राप्त हुए हैं। अब घटियाला शिलालेखों को पढ़ते हैं तो इन शिलालेखों में एक जानकारी दी गई है। जानकारी दी गई है एक व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति का नाम है हरिश्चंद्र। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण हरिश्चंद्र था और ये ब्राह्मण हरिश्चंद्र जो था, विद्वान जो था, इस हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी जो थी वो क्या थी, ब्राह्मण पत्नी थी, एक पत्नी ब्राह्मण पत्नी थी और एक पत्नी जो थी वो क्या थी, क्षत्रिय पत्नी थी। और इस क्षत्रिय पत्नी का नाम जो है वो इन अभिलेखों में क्या बताया गया है, भद्रा, ठीक है ना, या भद्रा बताया गया है। और कहा जाता है कि ये हरिश्चंद्र, जिसको रोहिलादी के नाम से भी क्या किया जाता था, जाना जाता था, इस हरिश्चंद्र को किसके नाम से जाना जाता था, रोहिलादी के नाम से भी जाना जाता था। ये जो है इसकी 2 पत्नियां थी। तो ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न पुत्र जो है वो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए और क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न पुत्र जो है वो क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। अब यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट बात जाननी है कि उस क्षत्रिय पत्नी के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ठीक है ना, जिन 4 पुत्रों का नाम था भोगभट, कद्दक या कक भी बोला जाता है उसको, और एक रज्जिल तीसरे नंबर का पुत्र था और एक चौथे नंबर का पुत्र था दह। तो भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दह, ये 4 पुत्र हुए। अब ये जो 4 पुत्र जब बड़े हुए तो इन चारों पुत्रों ने ही, याद रखिएगा, राजस्थान के एक क्षेत्र पर अधिकार किया जिस क्षेत्र को मंडायन, ठीक है ना, मंडायरपुर, या जिस क्षेत्र को वर्तमान में हम क्या बोलते हैं, मंडोर कहते हैं। और इस मंडोर के ऊपर इन्होंने आक्रमण कर मंडोर पर अधिकार कर लिया और मंडोर को 4 दीवारी में कर दिया।
ये मंडोर पर सबसे पहला व्यक्ति फिर कौन बैठा? उन चारों बेटों के द्वारा इस मंडोर पर शासन करने वाला पहला व्यक्ति कौन आया? हरिश्चंद्र आया। जिस घटियाला शिलालेख के अंदर हरिश्चंद्र का समय दे रखा है, ठीक है ना, 6ठी शताब्दी के दूसरे चरण में। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 6ठी शताब्दी के दूसरे चरण के अंदर हरिश्चंद्र ने मंडोर के अंदर किस राजवंश की नींव डाल दी थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या डाल दी थी? नींव डाल दी थी। इसीलिए इस हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या है कि मंडोर के प्रतिहार राजवंश के शासक की वंशावली प्रारंभ किससे होती है? तो आप समझ जाइए कि प्रारंभ किससे होती है? हरिश्चंद्र से होती है, क्योंकि हरिश्चंद्र इनका पहला शासक था, आदि पुरुष था और मूल पुरुष था। और हरिश्चंद्र के बाद उसके 4 बेटों में से तीसरे नंबर का बेटा गद्दी पर आकर बैठा, जिसका नाम क्या था? रज्जिल। और देखिए इसके अलावा कद्दक और भोगभट, ये भी हरिश्चंद्र के बाकी बचे हुए 2 पुत्र हैं। लेकिन याद रखिएगा हरिश्चंद्र के बाद गद्दी जो है वो किसको प्राप्त हुई थी? रज्जिल को प्राप्त हुई थी। इसका मतलब वंशावली कहाँ से शुरू होती है? ब्राह्मण हरिश्चंद्र से शुरू होती है, जिस ब्राह्मण हरिश्चंद्र को रोहिलादी के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं जो 93 नंबर पर आया हुआ है, 93 नंबर पर आया हुआ है, और वो भी हमारे राजस्थान के शासकों के अंदर से ही लिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिस्सल देव के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं दोस्तों, और फिर एक एक करके थोड़ी बहुत क्या करते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो वो कह रहा है कि निम्न में से किस शासक को बिस्सल देव के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ जो शासक है उसको बिस्सल देव के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ को बिस्सल देव क्या है? कहा गया है। इनके ऊपर एक ग्रंथ भी है, बिस्सल देव रासो। ये बिस्सल देव रासो नरपति नाहला की रचना है, और इस बिस्सल देव रासो के अंदर परमार राजा भोज की बेटी, ठीक है ना, राजमती के साथ, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम संबंधों का क्या किया गया? जिक्र किया गया है। मैं इसके बारे में आपको और बात बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के पूरी डिटेल लेते हैं। हम बात करें सबसे पहले, अगर इस क्वेश्चन के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है वासुदेव, तो याद रखिएगा इसी वासुदेव को चौहान वंश का याद रखिएगा क्या कहा जाता है? संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि इसी व्यक्ति ने सांबर के अंदर 551 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना, चौहान राजवंश की क्या डाली थी? नींव डाली थी, सांबर के आसपास के क्षेत्रों को जीतकर। और इसी वासुदेव चौहान के बारे में ये कहा जाता है कि इसी ने अपनी फिर सबसे पहली चौहान वंश की राजधानी जो थी वो अहिछत्रपुर को बनाया था, जिसको वर्तमान में नागौर भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि इन लोगों का संस्थापक जो है चौहान वंश का, वो वासुदेव चौहान है, जो कि हमारे पास 2nd नंबर के ऑप्शन में था। फिर हमने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में तो बात कर ही ली है, लेकिन अभी और बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। लेकिन यहां पर मैं एक विग्रहराज तृतीय की भी बात कर लेता हूं। देखिए विग्रहराज तृतीय जो है इसके बारे में हमें ज़्यादा कोई जानकारियां प्राप्त नहीं होती, लेकिन हाँ दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसके पुत्र के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां प्राप्त होती है। और इसी का पुत्र था, याद रखिएगा, ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम। जैसा कि हम चौहान वंश के अंदर पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय, ये वही तृतीय है जिसको हम गौरी के साथ भिड़ाते हैं और त्राइन के युद्धों को देखते हैं। ऐसे ही पृथ्वीराज प्रथम जो है इस राजवंश का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शासक था। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ क्या है। हुआ ये था कि जिस समय पृथ्वीराज प्रथम शासन कर रहा था उस समय इनकी राजधानी जो हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? अहिछत्रपुर हुआ करती थी। अब होता यह है कि कुछ 700 चालुक्यों के, लगभग 700 चालुक्य जो हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? पुष्कर के क्षेत्र में आकर वहां के ब्राह्मणों पर अत्याचार करते हैं और उन पर आक्रमण कर उन्हें मारने पीटने लगते हैं। जब इस बात का पता जो है पृथ्वीराज प्रथम को चलता है तो पृथ्वीराज प्रथम जो है वो उन 700 चालुक्यों पर आक्रमण करता है और उन 700 चालुक्यों पर आक्रमण कर उन 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार देता है। और ये क्वेश्चन जो है आपके पेपरों में पूछा भी गया है। जैसा कि मैं आगे एक पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो उसके अंदर आपको इसी प्रकार का एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो ये याद रखिएगा कि 700 चालुक्यों का वध करने वाला शासक कौन है जिसने पुष्कर के ब्राह्मणों की रक्षा की थी, या उनकी रक्षा के लिए 700 चालुक्यों का क्या कर दिया था? वध कर दिया था। विग्रहराज तृतीय का पुत्र है जिसका नाम है पृथ्वीराज प्रथम। और इसी पृथ्वीराज प्रथम का बेटा था अजयराज, जिसने आगे चलकर अपनी राजधानी अजमेर को बनाया और अजमेर नगर बसाया और अजयमेरु दुर्ग का भी क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो चलिए इस शासक के बारे में भी हमारे पास डिटेल आ गई। अब आ गया हमारा अगला शासक कौन दोस्तों?
वाकपति राज प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है वाकपति राज प्रथम। इसका रीजन क्या है कि वाकपति राज प्रथम के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें हर्ष के मंदिर का एक शिलालेख है, ध्यान रखिएगा, हर्ष के मंदिर के अंदर एक शिलालेख है या हर्ष प्रशस्ति है, ठीक है ना, मंदिर में एक प्रशस्ति है जिसको हम हर्ष प्रशस्ति कहते हैं। इस हर्ष प्रशस्ति को पढ़ें तो इसी हर्ष प्रशस्ति में इस वाकपति राज प्रथम को किस उपाधि से नवाजा गया है, महाराज की उपाधि से नवाजा गया है, अर्थात महाराज कहकर पुकारा गया है। एक बात तो ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसी हर्ष प्रशस्ति में एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी है और वो ये लिखी हुई है कि जब राष्ट्रकूटों ने प्रतियारों की शक्ति को समाप्त कर दिया था, एक टाइम आया था जिस समय क्या थे, प्रतियार राष्ट्रकूटों से हार गए थे और राष्ट्रकूटों ने, ठीक है ना, उस समय वत्सराज जैसे शासक भी हारे थे, ठीक है ना, तो उस समय जब प्रतियार हार गए थे तब ऐसी स्थिति के अंदर इस व्यक्ति ने, अर्थात किसने, ठीक है ना, वाकपति राज प्रथम ने प्रतियारों के कुछ हिस्सों को जीतकर अपने साम्राज्य में क्या कर लिया था, मिला लिया था। क्योंकि जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, राजपूत राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं राजपूत राजा जो हैं वो गुर्जर प्रतियारों के क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, जिनमें चौहान राजवंश भी एक था। और इसीलिए कहा जाता है कि जब गुर्जर प्रतियारों की सत्ता को क्या हुआ कि एक बार राष्ट्रकूटों ने समाप्त कर दिया, तो उस दौरान यही सामंत जो है इन्होंने प्रतियारों के बाकी हिस्सों को जीतकर अपने साम्राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। तो ये जानकारी जो हमें वाकपति राज प्रथम के लिए प्राप्त होती है और किस अभिलेख में प्राप्त होती है, हर्ष के मंदिर के अंदर प्राप्त हुई प्रशस्ति के अंदर, जिसे हर्ष प्रशस्ति या हर्ष शिलालेख के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, उसमें लिखी हुई प्राप्त होती है। अब आ जाइए हमारे क्वेश्चन के आंसर पर, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि भी बिस्सल देव के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसी विग्रहराज चतुर्थ के ऊपर बिस्सल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी। और यही बिस्सल देव रासो नामक ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है, नरपति नाला के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, ये किसने लिखा है, नरपति नाला ने। और इसने इस ग्रंथ के अंदर विग्रहराज चतुर्थ और परमार राजा भोज की पुत्री राजमती के प्रेम संबंधों का क्या किया, जिक्र किया है। विग्रहराज चतुर्थ की अगर बिस्सल देव शब्द की ही बात करें केवल, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ के काल में तो और भी अनेक निर्माण हुए हैं, ये पहला वो शासक था जिसने दिल्ली को जीतकर अपने अधिपत्य में लिया था। याद रखिएगा दोस्तों, चौहानों का ऐसा कौन सा पहला शासक था जिसने दिल्ली को जीतकर अपने अधिकार में लिया, वो विग्रहराज चतुर्थ ही था, बिस्सल देव ही था। लेकिन हम बिस्सल देव शब्द को ही क्या करेंगे, यहाँ एक बार डिफाइन करेंगे, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए केवल हम बिस्सल देव की बात करें तो याद रखिएगा बिस्सल देव के नाम से ही इसने टोंक के अंदर, राजमहल नामक क्षेत्र के अंदर, याद रखिएगा, वहां पर एक बिस्सलपुर सागर या बिस्सल सागर तालाब का निर्माण करवाया था, जहां पर वर्तमान में आज बिस्सलपुर बांध भी क्या है, बना हुआ है। और वह बिस्सलपुर बांध या बिस्सलपुर तालाब जो है, वो बिस्सल सागर तालाब जो है वो किसके नाम से प्रसिद्ध है, बिस्सल देव के नाम से प्रसिद्ध है, जो बिस्सल देव चौहानों का शासक था। और उसे किस नाम से पुकारा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से पुकारा जाता है। एक और बड़ी बात इंपॉर्टेंट कि इसी बिस्सल देव ने अपने पिता के हत्यारे को, अर्थात अपने भाई को, जिसका नाम जगदेव चौहान था, उसको हरा कर गद्दी प्राप्त की थी, अर्थात अर्णोराज की हत्या, क्योंकि ये अर्णोराज का बेटा था, अर्णोराज की हत्या उसके बड़े बेटे जगदेव चौहान ने कर दी थी। और उसी जगदेव चौहान को गद्दी से हटाया किसने, बिस्सल देव ने या विग्रहराज चतुर्थ ने, और फिर स्वयं गद्दी पर आकर ये क्या हुआ था, बैठा था। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिस्सल देव मतलब इसके अंदर हम किस शासक के बारे में बात कर रहे हैं, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन आता है कि जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक जो है वो किसे कहा जाता है। तो जालोर की चौहान वंश की शाखा का संस्थापक जो है वो यहाँ पर सबसे पहले अपने इसका उत्तर लेते हैं, फिर जालोर के चौहान वंश की शाखा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ याद रखिएगा, जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक जो है वो किसको कहा जाता है, कीर्तिपाल को कहा जाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है दोस्तों, कीर्तिपाल, ठीक है ना। कीर्तिपाल ये वही शासक है जिस कीर्तिपाल को मोहनोत नैन सिंह ने कितु एक महान राजा कहकर पुकारा है। ध्यान रखिएगा, मोहनोत नैन सिंह इस कीर्तिपाल को क्या कहकर पुकारता है, कितु एक महान शासक। और इसने 1181 के अंदर क्या किया था, अपने जालोर के चौहान राजवंश की क्या की थी, स्थापना की थी 1181 में। 1181 के अंदर इसने जालोर क्षेत्र को जीतकर, परमारों से जीता था जालोर क्षेत्र को जीतकर, और यहाँ पर इसने किस राजवंश की सत्ता डाल दी थी, चौहान राजवंश की सत्ता डाल दी थी। यहाँ पर यह भी बता दूं दोस्तों, ये चौहान राजवंश की सत्ता जालोर में डालता है, इससे पहले ये नाडोल का शासक होता है।
नाडोल से ये सबसे पहले किसको जीतता है, मेवाड़ को जीतता है। उस समय मेवाड़ के एक शासक होते हैं जिनका नाम होता है क्या, सामंत सिंह, ठीक है ना। और ये सामंत सिंह जो है वो सामंत कुमार जो है या समर कुमार जो है वो कुमार पाल के क्या होते हैं, बड़े भाई होते हैं। और समर कुमार या समर सिंह जो है वो उसे हरा देता है और हरा कर क्या करता है, अपने गद्दी ले लेता है। लेकिन बाद में कुमार पाल इस कीर्तिपाल को हरा कर दोबारा चित्तौड़ क्या कर लेता है, अपने अधिकार में ले लेता है। उस समय कीर्तिपाल जो है, ठीक है ना, जालोर के क्षेत्र में आता है और यहाँ परमारों को हरा कर फिर परमारों को वो क्या करता है, अपने आधिपत्य में क्या है, कर लेता है। इसका मतलब साफ है कि परमारों को हराकर गद्दी जो है वो किसने ली थी, याद रखिएगा, जालोर के शासक कीर्तिपाल ने क्या करी थी, गद्दी ली थी। और 1181 के अंदर उसने इस राजवंश की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। इसीलिए जालोर के चौहानों का संस्थापक किसे कहा गया है, कीर्तिपाल को कहा गया है। एक और बड़ी बात कि जालोर के चौहानों का इतिहास यदि हमें समझना है या जानना है तो उसमें याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें जैसे ही तो एक तो आता है मकराना का शिलालेख, ठीक है ना, इससे आप जालोर के चौहानों के बारे में जान सकते हो। और एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है वीरमदेव सोनगरारी वात, वीरमदेव सोनगरारी वात। और एक आता है, याद रखिएगा दोस्तों, कान्नड़ देव प्रबंध, कान्नड़ देव प्रबंध। ये दोनों के दोनों जो ग्रंथ हैं, ये दोनों के दोनों ग्रंथ याद रखिएगा दोस्तों, पद्मनाभ ले लिखे हैं। और पद्मनाभ के इन दोनों ग्रंथों से हमें जालोर के चौहानों के बारे में ही, उनके इतिहास के बारे में ही हमें क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जालोर राजवंश की सत्ता की स्थापना जो है, चौहान वंश की सत्ता की स्थापना जो है 1181 में किसके द्वारा की गई थी, कीर्तिपाल के द्वारा की गई थी। जिस कीर्तिपाल को मोणोत नैणसी क्या कहकर पुकारता है कि तू एक महान शासक कहकर पुकारता है। और इसने परमारों को हराकर जालोर पर अपना अधिकार जमाया था। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन भी है उसका। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अमीर खुसरो के बारे में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो का जन्म जो है वो इटावा यूपी के अंदर हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये। अमीर खुसरो का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, ये इटावा यूपी के अंदर हुआ था अमीर खुसरो का जन्म दोस्तों, ठीक है। अब बात करें अमीर खुसरो के बारे में, तो अमीर खुसरो इटावा यूपी से आते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कई ग्रंथों की रचना करते हैं। और उन ग्रंथों के अंतर्गत ये भी कहा जाता है कि वो उस समय अपने शासनकाल के अंदर लगभग 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखते हैं दिल्ली के। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के 8 सुल्तानों का कार्यकाल अमीर खुसरो देखता है। और अगर हम बात करें कि उसने कहाँ से कहाँ तक देखा, तो लगभग हम मानते हैं कि बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक के, ठीक है ना, अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक तक आने वाले दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का कार्यकाल देखने वाला एकमात्र व्यक्ति या एकमात्र इतिहासकार कौन था, अमीर खुसरो था, जिसने टोटल कितने सुल्तानों का, ठीक है ना, शासन देखा या कितने सुल्तानों के, ठीक है ना, समकालीन रहा। तो आप याद रखोगे 8 सुल्तानों के क्या रहा है, वो शासन के समकालीन रहा है, बलबन से लेके गयासुद्दीन तुगलक तक। यहाँ पर एक और बड़ी थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट बता दूं इस अमीर खुसरो के बारे में, याद रखिएगा दोस्तों। यदि हम बात करें कि तबला नामक जो वाद्य यंत्र है, तबला, और अगर हम बात करें कि सितार, तो ये भी याद रखिएगा, तबला और सितार वाद्य यंत्रों का आविष्कार भी किसके द्वारा किया गया था, अमीर खुसरो के द्वारा क्या है, किया गया था। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, जानकारी है और इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट है। अब आ जाते हैं इसके ग्रंथों के ऊपर। तो ग्रंथों में ये क्या कह रहा है, अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है। तो देखो, एक एक ग्रंथ के बारे में अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको इसका आंसर बताना चाहूँगा कि अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा अजीब मतलब मेरे को लगा ये, क्योंकि इसके अंदर 1 नंबर पर और 2 नंबर पर आने वाला जो ग्रंथ है वो दोनों के दोनों जो है वो एक ही नाम से जाने जाते हैं। सच तो ये है कि इस ग्रंथ का नाम है खजाइनुल फतूह। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के आधार पर 2 नंबर क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन जो है वो उत्तर बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि खजाइन उल फतूह का ही दूसरा नाम तारीख इलाही है। याद रखिएगा, खजाइन उल फतूह, इसका अर्थ क्या होता है, खजाइन उल फतूह का मतलब, फतूह का मतलब है फतेह, विजय, और खजाइन का मतलब है खजाना, अर्थात विजयों का खजाना।
इसका मतलब अमीर खुसरो ने, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा कि अमीर खुसरो ने अपनी जिस समय वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ करता था, तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों की जानकारी जो है उसने किस ग्रंथ के अंदर दी है, खजाइन उल फतूह में दी है। इसीलिए विजयों का खजाना कहा जाता है इस ग्रंथ को। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, खजाइन उल फतूह का ही दूसरा नाम क्या है? खजाइन उल फतूह का ही दूसरा नाम है तारीख ए इलाही। इसका मतलब ये दोनों के दोनों ग्रंथ जो है इस ऑप्शन में सही माने जाएंगे। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो इस ग्रंथ का मुख्य नाम जो है वो क्या है? खजाइन उल फतूह है। तो इसलिए सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है वो ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन दोनों का नाम एक ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का नाम घर पर कुछ है और बाहर कुछ है, तो आप ये मानिए व्यक्ति तो एक ही है ना, नाम अलग अलग है तो क्या हुआ? वैसे ही याद रखिएगा ये ग्रंथ एक ही है, इनके दोनों के नाम अलग अलग हैं तो क्या हुआ? और लिखने वाला राइटर भी कौन है? अमीर खुसरो है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि खजाइन उल फतूह का मतलब क्या होता है कि ध्यान रखिएगा विजयों का खजाना, और इसी के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों की, राजनीति की और उसके द्वारा किए गए आक्रमणों की जानकारियां मिलती है। और जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ वो ग्रंथ आता नहीं है लेकिन फिर भी बताता हूँ कि अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा था, मिफ्ता उल फतूह। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिफ्ता उल फतूह। ये अमीर खुसरो का ये जो ग्रंथ है, ये जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए रणथंबोर के आक्रमण की जानकारी देता है। ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण रणथंबोर पर किया था, उस आक्रमण की जानकारी जो है वो हमें कौन सा ग्रंथ देता है? वो हमें याद रखिएगा अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया मिफ्ता उल फतूह जो है वो ग्रंथ हमें क्या करता है? जानकारी प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इजाज ए खुसरवी की। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इजाज ए खुसरवी। इजाज ए खुसरवी का मतलब है खुसरो के चमत्कार। इसका अर्थ क्या होता है इस ग्रंथ का? इस ग्रंथ का अर्थ है खुसरो के चमत्कार। इसका अर्थ है खुसरो के चमत्कार, खुसरो के चमत्कार, इस ग्रंथ का अर्थ है ये, ठीक है ना। तो इजाज ए खुसरवी, खुसरो के चमत्कार। इस ग्रंथ के अंदर क्या दे रखा है? इजाज ए, ठीक है ना, खुसरवी के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि एक शासक आए थे, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी के बाद। अलाउद्दीन खिलजी के बाद हुआ ये था कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति मलिक काफूर ने सारे सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया था और लगभग अलाउद्दीन खिलजी के सारे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन एक पुत्र रह गया था जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अब आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जो इजाज खुसरवी है, खुसरवी नामक जो ग्रंथ है, ये इसी के काल के अंदर लिखा हुआ ग्रंथ है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के काल के अंदर। और ये ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है? अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ने इसी काल के अंदर इस ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। और सबसे बड़ी बात, मैं जिस शासक के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसका नाम मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मुबारक शाह खिलजी बता रहा हूँ। याद रखिएगा, बर्नी इस शासक के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मज़ेदार जानकारी देता है, ठीक है ना। और वो जानकारी है कि बर्नी ये कहता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो दरबार में नग्न आ जाता था और कहीं ना कहीं महिलाओं के वस्त्र पहन के भी आया करता था और शराब पीकर दरबार में आ जाया करता था। तो इसका मतलब ये मुबारक शाह खिलजी वही शासक है जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। एक चीज़ और, अमीर खुसरो जो है ना वो निज़ामुद्दीन औलिया के बड़े इंपॉर्टेंट शिष्य थे। और निज़ामुद्दीन औलिया का अभिवादन किस शासक ने स्वीकार नहीं किया था? मुबारक शाह खिलजी ने क्या नहीं किया था? स्वीकार नहीं किया था। तो इसका मतलब ये ग्रंथ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजाज ए खुसरवी। तो इस ग्रंथ के बारे में भी आप थोड़ा क्या है ध्यान रखिएगा और जानकारी ले जाएगा। अब अंतिम ग्रंथ आता है किरान उस सादीन। देखिए, किरान उस सादीन जो है ये ग्रंथ भी सल्तनत काल के अंदर ही लिखा गया, जिस समय बुगरा खां व्यक्ति था और बुगरा खां का एक बेटा था जिसका नाम था कैकुबाद, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो बुगरा खां और कैकुबाद के प्रेम संबंधों के बारे में, अर्थात अपने पिता और पुत्र के प्रेम संबंधों के बारे में हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बुगरा खां और कैकुबाद, ध्यान रखिएगा। और कैकुबाद जो है वो गुलाम वंश के अंतिम शासकों में आता है, सेकंड लास्ट शासक है, क्योंकि गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था और क्यूमर्स से पहले कौन था? कैकुबाद था। तो बुगरा खां और कैकुबाद के प्रेम संबंधों का वर्णन जो है, अर्थात पिता और पुत्र के प्यार का जो वर्णन है, वो किस ग्रंथ में आपको प्राप्त होता है? किरान उर सादीन के अंदर आपको क्या होता है? प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट और साधारण भी है। देखो, वो कह रहा है प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आता है जाबलीपुर। ध्यान रखिएगा, क्या नंबर है? 3 नंबर। आपने एक ग्रंथ, क्या है,
अभिलेख के बारे में पढ़ा होगा, जिस अभिलेख का नाम है बिजोलिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिजोलिया अभिलेख के अंदर ही, ठीक है ना, कई प्रदेशों के प्राचीन नाम दिए गए हैं। और ये बिजोलिया अभिलेख जो है ये चौहान वंश के शासक सोमेश्वर चौहान के काल के अंदर क्या किया गया था, लिखा गया था। और इस बिजोलिया शिलालेख के अंदर याद रखिएगा जालोर का प्राचीन नाम हमें क्या प्राप्त होता है, जालोर का प्राचीन नाम जाबलीपुर प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जालोर का प्राचीन नाम क्या प्राप्त होता है, जाबलीपुर प्राप्त होता है। यहां पर आपको यह भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम यहां बात करें जयगढ़ की, तो जयगढ़ जो है वो आमेर है, आमेर के अंदर एक दुर्ग है जिसको जयगढ़ कहा गया है। जलालाबाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, जलालाबाद भी नाम जालोर का ही है दोस्तों। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 के अंदर जालोर को जीत लिया था, तो 1311 में जालोर को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उस जालोर का नाम क्या कर दिया था, जलालाबाद कर दिया था। और अब आता है खिजराबाद, तो याद रखिएगा खिजराबाद नाम जो है वो किसका है, चित्तौड़गढ़ का है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी, कब की थी, 1303 में, उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। अपने बेटे के नाम के ऊपर उसका नाम क्या कर दिया था, रख दिया गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है कि बिजोलिया शिलालेख के अंदर, अर्थात वो प्राचीन शिलालेखों की बात कर रहा है, तो बिजोलिया एक प्राचीन शिलालेख है और उसके अंदर जालोर को किसके नाम से पुकारा गया है, जाबलीपुर के नाम से पुकारा गया है। इसका मतलब जालोर का प्राचीन नाम जो है वो क्या है, जाबलीपुर है। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 ईस्वी के, ठीक है ना, विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन भी अगर चाहें तो, मतलब क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन हमें क्या लगते हैं, सरल ही लगते हैं। तो अब अगर हम नीमच की बात करें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है ना। नीमच का अंग्रेज अधिकारी कौन था, वो अंग्रेज अधिकारी की बात कर रहा है दोस्तों, वो किसी पॉलिटिकल एजेंट या फिर किसी पीए की बात नहीं कर रहा है। तो अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो नीमच के अंदर अंग्रेज अधिकारी कौन था, कर्नल एबोट था। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, कर्नल एबोट है। आपको याद होगा कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले विद्रोह नसीराबाद के अंदर हुआ था और नसीराबाद के अंदर ये विद्रोह हुआ था 28 मई को। और नसीराबाद के विद्रोह की खबर जब राजस्थान के अंदर अनेक छावनियों में गई तो उन छावनियों के सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना पैदा ना हो जाए, इसीलिए अंग्रेज अधिकारी जो हैं वो सैनिकों को क्या कर रहे थे, समझा रहे थे। और सैनिकों को समझा रहे थे तो उसी दौरान घटना है किस सैनिक छावनी की, नीमच की। और ये घटना है कब की, 2 जून की, ठीक है ना। हालांकि नीमच छावनी का विद्रोह 3 जून को हुआ है, लेकिन मैं घटना किसकी बता रहा हूँ, 2 जून की बता रहा हूँ। तो नीमच छावनी के अंदर 2 जून की घटना है और उस 2 जून की घटना ये है कि नीमच की छावनी का जो अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबोट, ये कर्नल एबोट सैनिक लोगों को परेड मैदान में इकट्ठा कर कर उनको शपथ दिलवा रहा था, उनको कसम दिलवा रहा था विश्वास की, अर्थात एक दूसरे पर मतलब ना भरोसा रखने की और विद्रोह न करने की और इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहायता करने की। उसी दौरान एक व्यक्ति जो है वो इस कर्नल एबोट के समक्ष जो है वो बोला और उसने इस बात का विरोध किया। और वो व्यक्ति जो था, वो सैनिक जो था, जिसका नाम था मोहम्मद अली, ठीक है ना, मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने इसी कर्नल एबोट के द्वारा जो कस्में ली जा रही थी, उन कस्मों के अंतर्गत ये कहा जा रहा था कि हमें आप पर विश्वास और आपको हम पर विश्वास होना चाहिए, हम लोग आपके खिलाफ किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं कर रहे। उस दौरान मोहम्मद अली बेग ने ये कहा था कि आप झूठे हो, आप वादा खिलाफी हो, क्योंकि ये मोहम्मद अली बेग अवध से था और अवध का शासन अंग्रेज़ों ने बेगम हजरत महल से क्या कर लिया था, छीन लिया था और उसे वापस नहीं दिया था। इसीलिए उसने क्या है, ठीक है ना, ये बात बोली कि आप झूठे हो, वादा खिलाफी हो, आप अपना वादा पूरा नहीं करते, इसलिए हमें आप पर विश्वास नहीं है। और इस तरह 2 जून की इस घटना के बाद क्रांति जो है नीमच में कब हो गई थी, 3 जून को। तो यही है, याद रखिएगा कि नीमच की क्रांति जो है, जो नीमच अपने आप में याद रखिएगा राजस्थान के अंदर नहीं पड़ता था, कहाँ पड़ता था, एमपी के अंदर, मतलब वर्तमान में कहाँ पड़ता है, एमपी में। और इस नीमच के ऊपर मेवाड़ का अधिकार था और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, मेजर शावर्स। इसीलिए देखो इस ऑप्शन के अंदर मेजर शावर्स का उत्तर नहीं दिया हुआ, क्योंकि अगर मेजर शावर्स यहाँ होता तो फिर तो नीमच का अंग्रेज अधिकारी कौन होता, मेजर शावर भी होता। इसीलिए देखो कितना समझदार है कि उसने एक ऑप्शन दिया पैट्रिक लॉरेंस का, जो हमारे राजस्थान का क्या था, एजीजी था, जो अजमेर में बैठता था। बर्टन जो था वो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, इसलिए ये ऑप्शन दिया। और ब्रिगेडियर होम्स वो व्यक्ति था जिसने कहाँ के विद्रोह को दबाया था, आहुआ के विद्रोह को क्या किया था, दबाया था। तो इसमें स्पष्ट बात है कि कर्नल एबोट एक ऐसा व्यक्ति है जो नीमच के अंदर एक
अंग्रेज अधिकारी के रूप में क्या था, नियुक्त था। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर भी अपने पास क्लियर होता है। अब उसके बाद आता है 98 नंबर का क्वेश्चन, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है खातौली का युद्ध, और वो पूछ रहा है कि खातौली के युद्ध के अंदर महाराणा सांगा ने सबसे पहले किस आदमी को पराजित किया था या किस शासक को पराजित किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, खातौली का युद्ध कब हुआ है, 1517 के अंदर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1517 ईस्वी के अंदर। दूसरी बात, खातौली वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में आता है, तो याद रखिएगा वर्तमान में खातौली जो है वो किस जिले में आता है, कोटा जिले में आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों कि हम खातौली की बात कर रहे हैं, 1517 की बात कर रहे हैं, तो यहां मैं सबसे पहले राणा सांगा के बारे में बताऊंगा। तो राणा सांगा जो है, और वो बात कर रहा है किसके बारे में, किस सुल्तान के बारे में, इसका मतलब वो दिल्ली की बात कर रहा है। तो राणा सांगा के समकालीन जिस समय, ठीक है ना, इस खातौली के युद्ध से पहले की बात बता रहा हूं, उस समय राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था, सिकंदर लोदी था। और सिकंदर लोदी की अभी ताज़ा मृत्यु हो गई थी, और सिकंदर लोदी की मृत्यु होने के बाद नवंबर 1517 के अंदर गद्दी पर आकर बैठा, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी। इसका मतलब ये है कि जिस समय राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ है उस समय शासक कौन रहा है, इब्राहिम लोदी रहा है। और इब्राहिम लोदी जो था वो सांगा के ऊपर एक बड़ी सेना लेकर आक्रमण कर देता है, क्योंकि उससे ये खतरा होता है कि सांगा एक ऐसा शासक है राजपूताने में जो कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षाओं को रखते हुए वो दिल्ली सल्तनत तक या आगरा तक अपनी क्या कर सकता है, सीमाएं बढ़ाते हुए उन पर आक्रमण कर सकता है। इसीलिए इब्राहिम लोदी एक बड़ी सेना लेकर, ठीक है ना, कोटा के अंदर खातौली नामक जगह पर, जो प्राचीन काल में बूंदी के अंदर आया करता था, उस क्षेत्र के अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं, और वहीं पर राणा सांगा अपनी सेना लेकर जाते हैं, और इन दोनों के मध्य एक घमासान युद्ध होता है। और उस युद्ध के अंदर कौन जीत जाते हैं, राणा सांगा, और कौन हार जाता है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ठीक है ना, याद रखिएगा किस युद्ध में, खातौली के युद्ध में पराजित हो जाता है। यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यदि हम खातौली के युद्ध की ही बात कर रहे हैं तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि इसी युद्ध के अंदर राणा सांगा का बायां हाथ कटा था। ध्यान रखना, बायां हाथ राणा सांगा का किस युद्ध में कटा था, तो बायां हाथ कटा था किस युद्ध के अंदर, खातौली के युद्ध में, अर्थात उनका बायां हाथ जो है वो कट गया था इस खातौली के युद्ध के अंदर। और एक बड़ी बात और कि इसी युद्ध में उनके पैर के अंदर तीर लगा था, पैर में तीर भी लगा था, और पैर में तीर लगने के कारण राणा सांगा जो है वो लंगड़ा कर चलना शुरू करने लगे थे। कर्नल जेम्स टोड जैसा व्यक्ति तो राणा सांगा के लिए एक बात कहता है कि राणा सांगा ने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े उन युद्धों में कहीं ना कहीं, कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि उन युद्धों में राणा सांगा के कभी ना कभी कहीं ना कहीं चोटें आती ही रहती थी। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को 80 घावों वाला शासक कहा है, 80 घावों वाला शासक। तो ये याद रखिएगा कि हम इस युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं खातौली के, तो यहाँ इसका उत्तर जो हो जाएगा 2 नंबर का हो जाएगा, अर्थात इस क्वेश्चन का उत्तर है इब्राहिम लोदी कि खातौली का युद्ध जो है वो किस शासक के साथ लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था। और इस युद्ध में राणा सांगा क्या हो गए थे, जीत गए थे। हालांकि इब्राहिम लोदी के साथ एक युद्ध आगे और हुआ, उस युद्ध में भी राणा सांगा जीते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन हम केवल यहाँ पर एक बार क्या बात कर रहे हैं, खातौली के युद्ध की बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगले युद्ध के अगले क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा 99 सेकंड लास्ट नंबर का क्वेश्चन आता है, और बड़ा साधारण क्वेश्चन है कि राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और सबसे पहले अपने इसका क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है कि 1919 के अंदर कहाँ हुआ। तो इसका उत्तर है कि 1919 के अंदर ये अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था, अमृतसर के अंदर हुआ था। अब ये राजस्थान मध्य भारत सभा क्या है दोस्तों, ये राजस्थान मध्य भारत सभा ही राजपूताना मध्य भारत सभा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि राजपूताना को ही राजस्थान कहा जाता है। तो कई बार बच्चा तो यहाँ पजल हो जाता है कि मैंने तो राजपूताना मध्य भारत सभा पढ़ा था, ये राजस्थान मध्य भारत सभा कहाँ से आ गया। एक चीज तो ये, दूसरी बात, इस राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना जो है ना, ध्यान रखिएगा, स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा 1918 के अंदर दिल्ली के अंदर की गई थी, जिस समय कांग्रेस का 1918 का दिल्ली में क्या होना था, अधिवेशन होना था। जमनालाल बजाज ने चांदनी चौक के अंदर एक मारवाड़ी पुस्तकालय है दोस्तों दिल्ली के अंदर, और उस मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर 1918 के अंदर दिल्ली के अंदर जमनालाल बजाज ने राजपूताना मध्य भारत की स्थापना की थी। और उस दौरान ये सभी लोग मौजूद थे, जैसे कि विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, जमनालाल
बजाज अगर हम बात करें तो, ठीक है ना, गोविंद दास, फिर उसके बाद बात करें तो चांदकरण शारदा, ये सभी लोग उस समय क्या थे, मौजूद थे। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जमनालाल बजाज का नाम आता है कि संस्थापक कौन थे, जमनालाल बजाज, और अन्य कार्यकर्ताओं में बाकी सभी नाम आते हैं, जैसा कि केसरी सिंह बारड के बारे में बात की, ठीक है ना, विजय सिंह पथिक के बारे में बात की, अर्जुन लाल सेठी के बारे में बात की, चांदकरण शारदा के बारे में बात की, ये सभी लोग उस समय वहाँ क्या थे, मौजूद थे। अब हुआ ये कि जब दिल्ली में इन्होंने 1918 के अंदर इस सभा की स्थापना की तो उसी वक्त इन्होंने अपना फर्स्ट अधिवेशन दिल्ली में ही बना लिया। याद रखिएगा, फर्स्ट अधिवेशन जो है इन्होंने कहाँ बनाया, दिल्ली के अंदर ही बनाया। कभी चलो ठीक है, अब आज अपने स्थापना कर रहे हैं तो कांग्रेस का अधिवेशन भी दिल्ली में हो रहा है, तो अपना भी कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। अब इन लोगों ने निश्चय कर लिया कि जब जब कांग्रेस का अधिवेशन जहां जहां होगा वहां वहां ही हम किसका अधिवेशन कर लिया करेंगे, राजपूताना मध्य भारत का भी अधिवेशन है कर लिया करेंगे। इसी तरह अब बात आती है नेक्स्ट अधिवेशन की, तो याद रखिएगा कांग्रेस का 1919 का अधिवेशन जो है वो कहां होना था, अमृतसर में। आप इसको यूं याद रखो कि 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। इसलिए कांग्रेस ने अधिवेशन भी कहाँ रखा था, अमृतसर में रखा था। अब सोच के देखिए, अगर कांग्रेस अपना अधिवेशन अमृतसर में कर रही है 1919 का, तो आप बताइए कि राजपूताना मध्य भारत सभा भी अपना अधिवेशन कहाँ करेगी 1919 का। याद रखिएगा, जो उनका दूसरा अधिवेशन कहलाएगा अमृतसर में ही होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या आता है, अमृतसर आता है। तो याद रखिएगा कि राजपूताना मध्य भारत सभा का 1919 का अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन भी 1919 का कहाँ हुआ था, अमृतसर के अंदर हुआ था। दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि ये संस्था का क्या काम था। फिर इस संस्था का काम था कि रियासतों के अंदर उत्तरदायी शासन की क्या करना, स्थापना करना, और उसी की डिमांड करना, उसी की मांग करना। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये 2 सम्मेलन तो हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट तीसरा सम्मेलन है दोस्तों, ये सेकंड हो गया, और थर्ड सम्मेलन है इंपॉर्टेंट जो 1920 के अंदर हुआ। क्यों? क्योंकि 1920 का जो ये अधिवेशन था ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब की बार राजपूताना मध्य भारत सभा ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग वहां अधिवेशन नहीं करेंगे जहां कांग्रेस का अधिवेशन होगा, बल्कि हम स्वयं अपना अधिवेशन राजस्थान के अंदर करेंगे। इसलिए थर्ड अधिवेशन राजस्थान के अंदर होने वाला एकमात्र अधिवेशन था, और ये अधिवेशन राजस्थान में कहाँ हुआ, अजमेर के अंदर हुआ। तो ये भी याद रखिएगा, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन जो है 1920 का अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था, अजमेर के अंदर हुआ था। और बाकी 2 अधिवेशन जहां जहां कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे हैं वहीं ये लोग इकट्ठे होते थे, क्योंकि ये सभी लोग जाते थे कांग्रेस के अधिवेशनों में, तो इन्होंने उसी दौरान राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन कर लिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अब हम पहुंच गए हैं इस मेहनत के साथ साथ अंतिम क्वेश्चन के ऊपर, और बड़ी डिटेल्स और बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये पेपर बताया, और आशा करता हूं आप देखिएगा जब आप एग्जाम दोगे तो ये सारी चीजें जो है ना आपके एग्जाम में आपको क्या करेंगी, सहायता प्रदान करेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लास्ट, 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नो डाउट किशनगढ़ प्रजामंडल जो है वो अपने आप में इतना बड़ा क्वेश्चन है भी नहीं, इतना बड़ा प्रजामंडल है भी नहीं। तो हम बात करेंगे किशनगढ़ प्रजामंडल की। तो सबसे पहले याद रखिएगा किशनगढ़ प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना 1939 में हुई। अब बात कर रहा है किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो चलो एक एक ऑप्शन के बेस पर अगर इसका उत्तर निकालना चाहे तो आपको पता है विजय सिंह पथिक तो किसी भी प्रजामंडल से क्या नहीं है, संबंधित नहीं है, किसी भी प्रजामंडल से रिलेटेड नहीं है, तो उनको तो वैसे बाहर कर दिया। अब आया ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, तो आप याद कीजिए ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का संबंध और जोरीलाल इंदू का संबंध राजस्थान के किस प्रजामंडल से है, धौलपुर प्रजामंडल से है, क्योंकि जोरीलाल इंदू और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब आता है बलवंत सिंह मेहता, तो आप जानते हो कि बलवंत सिंह मेहता का संबंध जो है वो राजस्थान के किस प्रजामंडल से है, मेवाड़ प्रजामंडल से है। मेवाड़ प्रजामंडल की इनके द्वारा स्थापना की गई थी, अर्थात ये इनके मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो किसने की थी, याद रखिएगा दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, लेकिन उसका अध्यक्ष जो था वो किसको बनाया गया था, ठीक है ना, बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी बलवंत सिंह मेहता के घर पर ही हुई थी। तो ये व्यक्ति किससे जुड़ गया, मेवाड़ से। पहला है नहीं, दूसरा और तीसरा अलग अलग प्रजामंडल से हैं, तो बचा क्या ऑप्शन में, नंबर 4। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी ने ही किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की थी। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, इस किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करने के बाद किशनगढ़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जमाल शाह को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
ज़्यादातर ये फैक्ट मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि संस्थापक जो हैं वो कांतिलाल चौथानी हैं, लेकिन किशनगढ़ प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो किसको बनाया गया था, जमाल शाह को बनाया गया था। तो ये था दोस्तों हमारा, ठीक है ना, सेकंड ग्रेड का पेपर, जो कि 29 जनवरी 2023 को शाम की शिफ्ट में सेकंड मतलब है ना बी ग्रुप के अंदर हुआ था, और इसके अंतर्गत हिस्ट्री के 13 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सुझाव मुझे देते रहिए, ताकि मैं उसी तरह फिर क्या है अपने वीडियोस के अंदर बदलाव करता रहूं, या इसी तरह व्याख्या से आपको क्या है आपको चीज़ें बताता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट वीडियो में, और इजाज़त दीजिए मुझे, नमस्कार।